गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 जुलाई। चलिए 17 जुलाई की जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो उससे पहले आज की दो प्यारी सी लाइनें, बहुत अच्छी लाइनें, कि जब भी तुम्हारा हौसला टूटे ना तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू देखे हैं कभी? जुगनू देखे हैं? रात के समय आपको बाहर एनवायरनमेंट में दिखेंगे छोटे छोटे से जीव उड़ते हुए, जिनमें ऐसा लगा होगा आपको कि छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स, छोटी छोटी लाइट्स जल रही है। अगर किसी को देखना है एक्चुअल में तो जोकर फिल्म देखना, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस देश ने कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा कप अमेरिका चैंपियनशिप जीत ली है? कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप हुई है, उसको हाल ही में किसने जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए है अर्जेंटीना, बी है पेरू, सी है वेनेजुएला और डी है चिली। सारे के सारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। इनमें से जो अर्जेंटीना है इसने हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट था, आएगा फुटबॉल का। ठीक है, फुटबॉल का एक टूर्नामेंट था, इसको हाल ही में जीत लिया किसने? अर्जेंटीना ने। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। अर्जेंटीना ने मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना की टीम है। अब आप में से अगर कोई जानता हो कि अर्जेंटीना जो टीम है उसका कैप्टन कौन था, बता सकते हो आप? विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं वो। फीफा विश्व कप में उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इनमें से वह कौन सा देश है जिसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है म्यांमार और डी है बांग्लादेश। तो हाल ही में नेपाल के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं केपी शर्मा ओली, केपी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, देखिए इसके बारे में। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली को 15 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। कौन सी बार बने हैं? चौथी बार। ठीक है, ये लगातार दूसरी बार का कार्यकाल है, चौथी बार बन गए हैं। ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार के पतन के बाद ओली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो केपी शर्मा ओली कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए? नए नेपाल के। आगे देखिए, अब भारत और नेपाल के बारे में चर्चा आ गई तो नेपाल के बारे में पूछ सकता है। तो भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा लगती है उसके बारे में ध्यान रखना कि भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड जो 275 किलोमीटर सीमा लगाता है। दूसरा आता है उत्तर प्रदेश 551 किलोमीटर। तीसरा आता है बिहार 726 किलोमीटर। चौथा आता है पश्चिम बंगाल 275 और पांचवा आता है सिक्किम 99 किलोमीटर। ध्यान रखना पूरी की पूरी जो सीमा रेखा है वो 1751 किलोमीटर लंबी है भारत और नेपाल के मध्य। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम सिक्किम। दूसरा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। तो भारत और नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया है? ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है किसने? अमित शाह ने। ध्यान रखना, केंद्रीय गृह मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। कहां पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में खारची या खर्ची, इसे बोलते हैं खर्ची पूजा, खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये एक फेस्टिवल है जो भारत में मनाया जाता है। इसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको, एसएससी बार बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है त्रिपुरा और डी है मणिपुर। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, खर्ची पूजा से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए खर्ची पूजा भारत के त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। जुलाई या अगस्त माह में अगरतला में मनाया जाने वाला एक त्योहार त्रिपुरी लोगों के राजवंश देवता
14 देवताओं की पूजा करता है। इसमें क्या करते हैं, ये देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये त्रिपुरी जो राजवंश है उसके 14 देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है इस खर्ची पूजा महोत्सव में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खर्ची खर्ची पूजा क्या है, एक हिंदू त्योहार है, बात के किस राज्य का है, त्रिपुरा राज्य का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। इनमें से वो कौन सा अभियान है जो नेट जीरो कार्बन जो ट्रक्स हैं उनमें उनको अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, ऑप्शन नंबर बी है हरित ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर सी है नीति क्लीन फ्रेंड चैलेंज, ऑप्शन नंबर डी है शून्य उत्सर्जन ड्राइव। तो हाल ही में नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जो ट्रकों को अपनाने का एक अभियान लॉन्च किया है, उसका नाम है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। ठीक है, अब यहां से चर्चा में आ गया है कौन, नीति आयोग। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग की फुल फॉर्म। अभी लगभग 5-6 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नीति आयोग की पूरी फुल फॉर्म। आगे देखिए, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़िए, अपन नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नीति आयोग ने भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की। नीति आयोग ने IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रंट सेंटर इंडिया, के स्टार्ट ड्राइव टू जीरो और WRI इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज के शुरुआत की घोषणा की है। अब ये तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अभियान लॉन्च किया है, साथ में ये भी पता होना चाहिए नीति आयोग क्या है। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग के बारे में ध्यान रखते हैं थोड़ा सा। देखो, नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है जो देश के लिए राजनीतिक दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीति आयोग का कार्य यही है कि ये भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब आप बोलोगे थिंक टैंक क्या होता है, थिंक टैंक का अर्थ होता है कि भारत सरकार को योजनाएं कैसे लागू करनी है, किस क्षेत्र में कौन सी लागू करनी है, ये सुझाव देने का कार्य कौन करता है, नीति आयोग। देखिए आगे, नीति आयोग न तो संवैधानिक और न ही संविधिक, ना तो कानूनी और ना ही संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। ठीक है, आगे देखिए, नीति आयोग में कौन कौन होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 होते हैं जो विश्वविद्यालय से होते हैं, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से होते हैं, पदेन सदस्य 4 इसके पदेन सदस्य होते हैं जो भारत की कैबिनेट से चुने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, नीति आयोग की जो स्थापना है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में। ठीक है, इससे पहले कौन था, योजना आयोग। कौन था, योजना आयोग। योजना आयोग क्या करता था, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। ठीक है, इसको हटा के या इसी की जगह लाया गया है नीति आयोग। कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग की फुल फॉर्म। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इनमें से वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है दिल्ली और डी है जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई है। इनसे पूर्व दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई थी। शक्तियां बढ़ा के क्या किया गया है, इसमें यही किया गया है कि वहां के जितने भी बड़े अफसर हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी है। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल या LG, इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है जिनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा पहले दिल्ली के थे, उसके बाद में अब इनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहां आयोजित हो रही है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक मिनट देखिए, विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहां आयोजित हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, बी है उड़ीसा, सी है केरल, डी है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य में बहुड़ा यात्रा प्रारंभ हो गई है, इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आप पूछो कि सर ये बहुड़ा यात्रा होती क्या है,
जो आपने पढ़ी थी जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, उसकी समाप्ति के बाद में ये यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति जगन्नाथ यात्रा का दर्शन नहीं कर पाए वो बाहुड़ा यात्रा में जा सकते हैं। जगन्नाथ यात्रा की समाप्ति के बाद में जो यात्रा शुरू होती है उसे बोलते हैं बाहुड़ा यात्रा। यानी अपन मान सकते हैं कि बलराम, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा जी को वापस लाया जाता है, उसी यात्रा को अपन बाहुड़ा यात्रा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई भगवान बालभद्र, बहन सुभद्रा के विग्रहों की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा तैयारियां पूरी हो गई है। आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पुरी में उमड़ चुके हैं। अब ये बाहुड़ा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, कहां पे? उड़ीसा के पुरी में। आगे देखिए, अब यहां से थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक। वहां पे बताना था, यहां बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आया था अभी कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई है। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन है। सबसे पहला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जो वर्तमान में गवर्नर है, उप गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल, इसका क्या नाम है? एडमिरल डीके जोशी। ठीक है, चंडीगढ़ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, दादर नगर हवेली, दमन व दीव के कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ये उपराज्यपाल नहीं है, शासक है। ठीक है, आगे देखिए दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। आगे देखिए जम्मू एवं कश्मीर के मनोज सिन्हा। वर्तमान में यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। लद्दाख, लद्दाख के कौन है? बीडी मिश्रा। लक्षद्वीप के भी कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उसके बाद में पुदुचेरी, पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एन रंगास्वामी। और इसके उपराज्यपाल कौन है? टी सौंदरराजन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। उपराज्यपाल के जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप राज्यों को भी देख लेना। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। आपको पता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 2019 में। उसके तहत जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो लद्दाख बना, एक जम्मू कश्मीर बना। देखिए जम्मू कश्मीर में जो जिले हैं वो इस प्रकार हैं पूरे के पूरे, और जो लद्दाख है, लद्दाख में केवल दो ही जिले हैं, एक है लेह, एक है कारगिल। ध्यान रखना, लद्दाख में केवल दो ही जिले हैं, लेह और कारगिल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लद्दाख के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, बड़गांव, डोडा, ऐसे करके पूरे के पूरे क्या है? ये जिले हैं किसके? जम्मू कश्मीर के। ये कब बना है? ये पुनर्गठन के बाद में। पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? 2019 में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 2019 में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जुलाई 2024 में सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है थाईलैंड, बी है सूरीनाम, सी है युगांडा, डी है वियतनाम। तो हाल ही में सूरीनाम का नया भारतीय राजदूत बना दिया गया है किसको? सुभाष प्रसाद गुप्ता को। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखो नियुक्तियों से क्वेश्चन आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति होती है, राष्ट्रीय नियुक्ति होती है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। विदेश मंत्रालय ने हनोई में वर्तमान में मिशन के उप प्रमुख सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? देखो ये एक प्रतियोगिता है जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है उनको खिलाया जाता है। इसमें उनके द्वारा खेली जाने वाली एक प्रतियोगिता है, एक चैंपियनशिप आयोजित हो रही है क्रिकेट की, से बोलते हैं अपन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स एक प्रतियोगिता है। इसमें हाल ही में इनमें से कौन सी टीम है जिसने ये खिताब जीत लिया या ये पूरी की पूरी प्रतियोगिता चैंपियनशिप जीत ली है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान चैंपियंस, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड लीजेंड्स, सी है भारत चैंपियंस और डी है ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड्स। तो हाल ही में भारत चैंपियंस टीम ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। इसमें इरफान पठान और यूसुफ पठान ये दोनों जो खिलाड़ी हैं इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उसकी बदौलत भारत ने ये चैंपियनशिप जीत ली है पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, देखिए भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग 2024 का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में पठान भाइयों, अभी बताया मैंने, यूसुफ पठान और इरफान पठान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय टीम के खराब शुरुआत के बावजूद खिताब जीता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको दिख रहेंगे, युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये सब पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे देखिए आज का लगभग अंतिम क्वेश्चन, किस देश ने सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस का परीक्षण संचालन शुरू किया है? इनमें से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में
3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस बनाई है, उसका परीक्षण कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी है सऊदी अरब, सी है कुवैत और डी है कतर। ध्यान रखना, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 3D प्रिंटेड पहली इलेक्ट्रॉनिक बस बना ली है, उसका परीक्षण कर लिया है। देखिए थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल। दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया है। एब्रा मतलब बस का, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड जो इलेक्ट्रॉनिक बस है वो दुबई ने बना ली और परीक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है, ये आज की हेडलाइंस है, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून महीने में 5.4% बढ़कर 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। मतलब कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है और 65 अरब डॉलर हो गया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीत ली है, जो भी अपन ने चर्चा कर ली है। आगे देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आरजू राणा देउबा नेपाल की नई विदेश मंत्री बनी है। आपको पता है, नेपाल हो, अमेरिका हो, नेपाल और उसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले एक और देश में चुनाव हुए थे। ठीक है, कहां पे? न्यूजीलैंड, यूके, ब्रिटेन में चुनाव हुए। उस समय ब्रिटेन ने और भारत नेपाल ने दोनों ने महिला विदेश मंत्री नियुक्त करी है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 25 लाख डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने प्रत्येक शल्य चिकित्सकीय प्रदर्शनों के साथ श्रोतून 2024, पता नहीं कैसे कैसे शब्द आते हैं, का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर का 2 दिन का स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस समारोह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 1 सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को 2024 का मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेंकियन पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहां से पूछ सकता है कि 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। पेटीएम इतने दिन उतार चढ़ाव में था, अब उसने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। किसको? अरुण बंसल। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, आज की जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो यही समाप्त होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या अगर आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।